हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन, जिसको क्या बोल सकते हैं, रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन, यानी रक्त का थक्का बनना या रक्त का स्कंदन। तो देखिए, ध्यान से सुनिए कि जब किसी मनुष्य को क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। जब किसी मनुष्य को क्या लग जाए, चोट लग जाए, तो जो रक्त होता है वो बहना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। रक्त बहना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से सुनिए कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो रक्त का बहना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद क्या कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि जो रक्त है उसका बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है। ध्यान से सुनिए कि जब किसी मनुष्य को चोट लगती है तो रक्त का बहना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रक्त का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है या रुक जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का थक्का बनना। किसी भी रक्त के, मतलब किसी भी ब्लड के, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त। किसी भी रक्त के दो गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं, दो गुण होते हैं। किसी भी ब्लड यानी रक्त के कितने गुण होते हैं, दो गुण होते हैं। दो गुण होते हैं। नंबर एक कौन सा है, रक्त की तरलता। रक्त की तरलता। नंबर दो है स्कंदन। तो ब्लड क्लोटिंग किसे बोला था, कि जब किसी मनुष्य को चोट लग जाती है तो जो रक्त होता है वो बहना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। अब देखिए, ब्लड यानी रक्त के कितने गुण होते हैं, दो गुण होते हैं। ब्लड या रक्त, जिसको ब्लड है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त। रक्त के दो गुण होते हैं, एक तो होती है रक्त की तरलता, एक होती है स्कंदन। तो ध्यान से सुनिए, ये आपसे पूछे कि ब्लड के कितने गुण हैं, दो गुण होते हैं, रक्त की तरलता और स्कंदन। अब देखिए कि रक्त की तरलता क्या होती है, यानी रक्त की तरलता क्यों आवश्यक है। रक्त की तरलता परिसंचरण हेतु, परिसंचरण हेतु आवश्यक होती है। रक्त की तरलता क्या होती है, परिसंचरण हेतु आवश्यक होती है। यानी O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, या फिर विभिन्न अंगों तक जो ऑक्सीजन है उसको जो पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। यदि मतलब ब्लड तरल नहीं होगा या फिर ब्लड क्या हो जाए, स्कंदित हो जाए, तो क्या हो जाएगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसी कारण ब्लड में कौन सा गुण पाया जाता है, रक्त की तरलता, यानी तरलता का गुण पाया जाता है, ताकि ब्लड का पूरी बॉडी में क्या हो, परिसंचरण हो। परिसंचरण होगा तो O2 और CO2 का क्या होता जाएगा, एक्सचेंज होता जाएगा। यानी O2 हृदय से विभिन्न अंगों तक क्या कर दी जाती है, पहुंचा दी जाती है। और विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जो विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं, उसका भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो रक्त की तरलता आपको समझ में आ गई। नंबर दो कौन सा गुण है, स्कंदन। अब देखिए, स्कंदन क्यों आवश्यक है। आप भी जानते हैं कि अगर किसी मनुष्य को चोट लग जाती है तो रक्त क्या हो जाता है, बहना प्रारंभ हो जाता है।
रक्त बहना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अब रक्त अगर बहता ही जाए तो मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण यानी मनुष्य को मृत्यु के मुंह से निकालने के लिए या फिर मनुष्य को मृत्यु से बचाने के लिए कौन सा गुण पाया जाता है, उसमें स्कंदन का गुण पाया जाता है। यानी जब मनुष्य के ब्लड का क्लोट बनेगा या थक्का बनेगा तभी तो उस ब्लड का बहना रुकेगा। तो ब्लड के कितने गुण हो गए, दो गुण हो गए। एक तो होती है रक्त की तरलता, तरलता तो आपको बताया थी। स्कंदन क्या हो गया कि मनुष्य को जब चोट लग जाएगी तो ब्लड क्या हो जाता है, बहना प्रारंभ हो जाता है। अब इस ब्लड को बहने से रोकने के लिए कौन सा गुण पाया जाता है, इसमें स्कंदन का गुण पाया जाता है। एक बात अब ध्यान से सुनिए कि शरीर से यानी बॉडी से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने की घटना, यानी शरीर से होने वाले अत्यधिक रक्त स्राव को रोकने की घटना ध्यान से सुनिए कि शरीर से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने की घटना हीमोस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाएगी, हीमोस्टेसिस। ध्यान से सुनिए, फिर से बता रही हूं आपको कि शरीर से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने की घटना क्या कहलाएगी, हीमोस्टेसिस कहलाती है। फिर नोट लगा के लिखना, एक मतलब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है कि पहले तो हमने बोला था कि रक्त के दो गुण है, तरलता और स्कंदन, कि जब तक रक्त का स्कंदन या फिर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का बहना बंद नहीं होगा, जो कि जीवन को बचाने के लिए क्या है, आवश्यक है। अब ध्यान में रखना कि शरीर के अंदर यानी शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता, मैंने एक लाइन बोली है, ध्यान से सुनिए कि शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता। ब्लड का थक्का क्यों नहीं जमता, ध्यान से सुनिए कि लीवर के द्वारा, लीवर यानी यकृत, लीवर के द्वारा एक हिपेरिन प्रोटीन, लीवर के द्वारा हिपेरिन प्रोटीन का, ध्यान से सुनिए कि शरीर के अंदर ब्लड का थक्का क्यों नहीं जमता, क्योंकि लीवर के द्वारा यानी यकृत के द्वारा एक हिपेरिन प्रोटीन का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। ये हिपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है यानी जो परिसंचरण हो रहा है उसका थक्का नहीं बनने देती। यानी ये क्या है, एक प्रतिस्कंदक प्रोटीन है, प्रतिस्कंदक प्रोटीन होती है। स्कंदक का मीन तो ये हो गया कि जो कि ब्लड का क्या बना दे, थक्का बना दे, जबकि प्रतिस्कंदक, प्रति का क्या हो गया, विपरीत हो गया। यानी ऐसी प्रोटीन जो कि ब्लड का थक्का नहीं बनने देती क्या कहलाएगी, प्रतिस्कंदक प्रोटीन कहलाएगी। अब फिर से दोबारा बता रही हूँ कि शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता क्योंकि लीवर के द्वारा एक हिपेरिन प्रोटीन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है, जो कि ब्लड, जो शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देती। यह क्या होती है, एक प्रतिस्कंदक प्रोटीन है। प्रतिस्कंदक का मीन ही क्या होता है कि ऐसी प्रोटीन जो कि ब्लड का थक्का बनने से क्या करती है, रोकती है, क्या कहलाएगी, प्रतिस्कंदक प्रोटीन कहलाएगी। अब जोंक में कौन सी पाई जाती है, जोंक में हीरोडिन प्रोटीन पाई जाती है, हीरोडिन प्रोटीन पाई जाती है।
इरिडोइन प्रोटीन भी क्या होती है, एक प्रतिस्कंदक प्रोटीन होती है जो कि ब्लड का थक्का बनने नहीं देती, जो कि ब्लड का क्या नहीं बनने देती, थक्का नहीं बनने देती। अब हम जो ब्लड क्लोटिंग यानी जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं वो क्या है, देखिए कि कोई मतलब किसी भी भाग को क्या लग जाए, चोट लग जाए, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, उत्तक, तो उसको क्या बोलेंगे, चोटग्रस्त उत्तक। ठीक है, ये क्या हो गया, चोटग्रस्त उत्तक हो गया। अब वहां पे क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स, क्या है भाई, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, किसी भी भाग को क्या लग गई, चोट लग गई, वहां पे क्या है, प्रत्येक पार्ट के अंदर क्या है, टिश्यू है, यानी चोटग्रस्त ऊतक के अंदर क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी रक्त प्लेटलेट्स। इस रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान से सुनिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक, जिसको बोल सकते हैं प्लेटलेट कारक, प्लेटलेट कारक थर्ड। चोटग्रस्त ऊतक के अंदर क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स है। ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा क्या किया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक यानी प्लेटलेट कारक थर्ड का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, विटामिन विटामिन आदि की उपस्थिति में, आदि की उपस्थिति में रक्त प्लाज्मा में उपस्थित, रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, यह क्या एक निष्क्रिय प्रोटीन है, निष्क्रिय प्रोटीन। अब देखिए चोटग्रस्त ऊतक ने के अंदर क्या ब्लड प्लेटलेट्स है, उसने क्या स्त्रावित किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक यानी प्लेटलेट्स कारक थर्ड का क्या कर दिया, स्त्राव कर दिया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कारक है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन तथा विटामिन की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक कैल्शियम 2 पॉजिटिव तथा विटामिन की उपस्थिति में रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जो कि एक क्या मानी जाती है, निष्क्रिय प्रोटीन। अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देगा, यानी परिवर्तित कर देता है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। थ्रोम्बिन क्या एक सक्रिय प्रोटीन, क्या एक सक्रिय प्रोटीन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक ने कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, विटामिन की उपस्थिति में रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जो कि क्या एक निष्क्रिय प्रोटीन, उसको किस में परिवर्तित कर दिया, थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया, जो कि किस में बदल गई है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में जैसे ही बदलेगी तो वो कौन सी प्रोटीन बन जाएगी, एक सक्रिय प्रोटीन बन जाएगी। अब देखिए कि ये जो थ्रोम्बिन होती है, ये थ्रोम्बिन होती है, वो फाइब्रिनोजन को, ध्यान रखना फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये भी नोजन, जो थ्रोम्बिन है यानी एक सक्रिय प्रोटीन है, उसने फाइब्रिनोजन जो कि एक घुलनशील प्रोटीन होती है, घुलनशील प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन को
ये परिवर्तित कर देती है फाइब्रिन में, जो कि एक अघुलनशील प्रोटीन मानी जाती है, अघुलनशील प्रोटीन। अब फिर से बता रही हूँ सारा कि किसी भी भाग को चोट लग जाए तो वहाँ पे जो ऊतक है, यानी जो चोटग्रस्त ऊतक है, उसमें जो प्लेटलेट्स पाई जाती है उसके द्वारा कौन सा कारक स्रावित किया जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक, यानी प्लेटलेट्स कारक थर्ड का स्रावण किया जाता है। यह कारक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और विटामिन की उपस्थिति में रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देता है? थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक निष्क्रिय प्रोटीन जिसको ये किस में चेंज कर देंगे? थ्रोम्बिन में, यानी एक सक्रिय प्रोटीन में। अब देखिए, जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो एक घुलनशील प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, यानी थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है वो घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में क्या कर देती है? चेंज कर देती है। किस में चेंज कर देगी? फाइब्रिन में चेंज कर देती है, जो कि क्या है? एक अघुलनशील प्रोटीन। अब देखिए, फाइब्रिन क्या एक है, यानी जो फाइब्रिनोजन है, जैसे ही फाइब्रिन में चेंज होगी, यानी फाइब्रिनोजन किस में चेंज होगी? फाइब्रिन में चेंज होगी, तो ये एक रेशेदार प्रोटीन बन जाती है, यानी क्या? रेशेदार प्रोटीन क्या बन जाएगी? रेशेदार। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फाइब्रिनोजन जो घुलनशील प्रोटीन थी वो किस में चेंज हो जाएगी? फाइब्रिन में, यानी एक रेशेदार प्रोटीन, जिसको क्या बोल सकते हैं? घुलनशील प्रोटीन। अब देखिए, ये फाइब्रिन जो होती है, फाइब्रिन प्लस रक्त कणिकाएं आपस में मिलकर के क्या बना देती है? रक्त का थक्का। क्या बना देगी? रक्त का थक्का। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर, यानी जो कारक होता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव विटामिन की उपस्थिति में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है किसमें प्रेजेंट है या किसमें उपस्थित है? रक्त प्लाज्मा में। उसको किसमें चेंज कर देगा? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को किसमें चेंज कर देगी? रेशेदार प्रोटीन, एक अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में चेंज कर देती है। अब जो फाइब्रिन है वो रक्त कणिकाएं और फाइब्रिन आपस में मिलके क्या बना देती है? रक्त का थक्का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है? तो यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों, तो क्या होगा? ये दोनों ही प्रोटीन रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। तो अगर अदर क्वेश्चन हो और उसमें मतलब 3 ऑप्शन अलग से हो और एक ऑप्शन में क्या हो? थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, तो ये हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उसमें? थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। और ऐसे पूछ लिया जाए कि घुलनशील प्रोटीन कौन सी होती है, तो क्या होगी? फाइब्रिनोजन। और अघुलनशील प्रोटीन क्या होगी? फाइब्रिन। मैनली रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिन। यानी अगर ऑप्शन के अंदर क्या हो? थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन हो तो ये दोनों होगी। अगर फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन हो तो कौन सी होगी? फाइब्रिन होगी, क्योंकि फाइब्रिनोजन क्या है? एक अघुलनशील प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन है, जो कि किस में चेंज होगी? आगे फाइब्रिन में चेंज होकर ही रक्त का क्या बनाएगी? थक्का बनाएगी। अब देखिए कि आपने सुना है कि ब्लड बैंकों के अंदर 1 यूनिट ब्लड चाहिए। 1 यूनिट का मीन क्या हो गया? 350 ml। कितना हो गया? 350 ml। अब देखिए कि इस ब्लड को जमने से रोकने के लिए, यानी जो ब्लड बैंक होता है उसके अंदर हम बोलते हैं कि 1 यूनिट ब्लड चाहिए या 1 यूनिट ब्लड है, तो उसका मीन क्या हो गया? 350 ml, यानी 350 ml।
अब इस ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ध्यान में रखिए, सोडियम सिट्रेट। क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट। ध्यान से सुनिए कि क्या मतलब ब्लड का जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। अब आप पूछोगे कि ब्लड बैंक का टेम्परेचर कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्लड बैंक का टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोडियम सिट्रेट मिला करके ब्लड को 45 से 42 दिन तक हम स्टोर यानी संग्रहित कर सकते हैं। अगर स्टोर यानी अपन को संग्रहण ज़्यादा दिन के लिए करना हो तो उसमें 2 से 3 बूंद ग्लिसरॉल की डाली जाती है। किसकी? ग्लिसरॉल की। यानी ब्लड बैंक का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ब्लड को कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं? 35 से 42 दिन तक। अब ज़्यादा दिन तक ब्लड को स्टोर रखने के लिए उसमें 2 से 3 बूंद किसकी मिलाई जाती है? ग्लिसरॉल की मिलाई जाती है। और वैसे ब्लड को जमने से रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।